नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा चौथी के एक पाठ को लेकर उपस्थित हैं। बच्चों, जैसा कि आप वीडियो में ही देख पा रहे हैं, आपको कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज हमारा वीडियो किसके ऊपर है। आज हम कक्षा चौथी के यातायात के साधन पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों कि यातायात के साधन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। यातायात के साधन आने के बाद हमारे जीवन में कितने परिवर्तन हुए हैं। हम इस पाठ में यह भी जानेंगे जब यातायात के साधन नहीं थे तब किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था लोगों को। यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं और हम इनका प्रयोग किस प्रकार और कब करते हैं, इन सभी बातों को आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब माँ ने बेटे से कहा, बेटा जल्दी से कैब बुला लो, तुम्हारे पापा जी को जल्दी से अस्पताल ले जाना है। वे सब जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए। जांच करने के बाद डॉक्टर बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा किया जो आप इन्हें जल्दी ले आए। देर हो जाती तो इन्हें बचाना शायद मुश्किल था। राजेश का चेन्नई की एक कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार था। साक्षात्कार मतलब होता है बच्चों इंटरव्यू। उसने सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और शाम तक पहुंचकर साक्षात्कार देकर रात तक दिल्ली वापस आ गया। बच्चों, हमारे लिए यातायात के साधन बहुत आवश्यक हैं। अगर हमें कहीं जल्दी जाना हो तो कार का, कहीं दूर जाना हो तो हवाई जहाज़ का उपयोग हम सब करते हैं। हवाई जहाज़ का आविष्कार सिर्फ 100 साल पहले ही हुआ था। उसके पहले दूसरे देशों में जाने के लिए समुद्री जहाज़ों का प्रयोग होता था। समुद्र के रास्ते से जाने में बहुत अधिक समय लगता था। बच्चों, यहाँ पे हमने जाना कि हवाई जहाज़ का आविष्कार 100 साल पहले ही हुआ है, जिसका अब बहुत ज़्यादा प्रचलन होने लगा है। उससे पहले लोग समुद्री जहाज़ों का प्रयोग करते थे, परंतु समुद्र के रास्ते से जाने में काफ़ी समय लग जाता था। भाप का इंजन भी बहुत पुराना नहीं है। सिर्फ 250 साल पहले भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। उससे पहले रेलगाड़ी 1829 में चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक 1853 में चली थी। बसों का प्रचलन और देर से हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि पुराने ज़माने में यात्रा पर निकलने वाले हमेशा पैदल ही चलते थे। उत्तर भारत में केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि मंदिरों के दर्शन के लिए या काशी, गया आदि तीर्थों की यात्रा के लिए लोग पैदल ही जाते थे। उन्हें वापस आने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता था। यात्रा में खतरे भी बहुत होते थे, इसीलिए घर के लोग मान लेते थे कि यात्रा पर जाने वालों के अंतिम दर्शन है। अगर वापस आ गए तो उनका पुनर्जन्म माना जाता था। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि पुराने ज़माने में लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जब यातायात के साधन की सुविधा नहीं थी। लोग पैदल बहुत दूर दूर की यात्रा करते थे, जिसमें बहुत तरह के खतरे भी बने होते थे। यातायात के कई प्रकार हैं। शहर के भीतर लोगों के आने जाने के लिए रिक्शा, तांगा आदि, ऑटो, टैक्सी आदि सवारी वाहन है। ज़्यादा दूर जाने के लिए बस, रेलगाड़ी है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि लोगों की निजी वाहन है। निजी मतलब प्राइवेट। शहर के भीतर माल ढोने के लिए हाथ के ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक, टेम्पो आदि वाहनों का उपयोग होता है। सबसे दूर जाने के लिए जहाज और हवाई जहाज है। शहर के सड़कों पर लाखों गाड़ियां चलती है।
कभी कभी यातायात जाम भी हो जाते हैं। इसीलिए यातायात पुलिस शहर में यातायात का नियंत्रण करती है। जाम लगने से कारों, बसों के इंजन का धुआं चारों ओर फैलता है। इससे वायु प्रदूषण भी होता है और लोगों को सांस की बीमारियां भी हो जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के स्थान पर अन्य विकल्प ढूंढे जाएं। इस तरह के कुछ विकल्प हैं। बच्चों, यहाँ पर बहुत तरह के ऑप्शंस बताए गए हैं जिससे हम वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। आइए इन उपायों को देख लेते हैं। बस, कार, टैक्सी की जगह मेट्रो या लोकल रेलगाड़ियों की यात्रा करना। बैटरी से चलने वाली कारों या टैक्सियों का अत्यधिक प्रयोग करना। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार या टैक्सी की जगह साइकिल, बैटरी वाले रिक्शे या पैर वाले रिक्शे का उपयोग करना। रोज दफ्तर जाने के लिए 3-4 लोगों का मिलकर एक ही कार में जाना, यह कार्य कारपूलिंग कहलाता है। अगर लोग इन सुझावों का अनुपालन करें तो भारी यातायात से होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।